हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजन एक बार फिर आपके बीच स्वरचित कहानी के साथ। आज की कहानी का शीर्षक है मन की जीत। सुबह की कुनकुनी धूप छत पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती और सुशीला जी गेहूं का डब्बा हाथ में लिए छत की ओर बढ़ जाती। उन्हें देखते ही कबूतरों का झुंड आसमान के रास्ते धरती पर उतर आता। वो गेहूं छींटती जाती और आपस में प्रतियोगिता करते कबूतर उसे खाते जाते। पक्षियों की संख्या के साथ अनाज के दाने भी बढ़ते गए। शुरुआत में केवल कबूतर ही आते थे। धीरे धीरे तोतों के समूह ने भी उसमें अपनी जगह बना ली। एक तरफ पक्षी अपना भोजन ग्रहण कर रहे होते, दूसरी ओर सुशीला जी की बेटियां स्कूल जाने की तैयारी में नाश्ता कर रही होती। सबका डेरा उस वक्त छत पर ही होता। परिंदों के कलरव के बीच बच्चों का नाश्ता भी आराम से खत्म हो जाता और परिंदे भी दाना समाप्त होते ही उन्मुक्त आकाश में विचरण करते चले जाते। सभी पक्षियों के उड़ जाने के बाद कुछ देर बाद एक मादा तोता रोज छत की मुंडेर पर आकर बैठ जाती। आवाज कुछ इस तरह लगाती जैसे बरसों का नाता हो। उसे गेहूं के दाने नहीं, उनसे बने पराठे खाने का शौक था। सुशीला जी रात के बचे पराठे को छोटे टुकड़ों में तोड़कर गिलहरी और गौरैया के लिए छत की मुंडेर पर रख देती। उन्हीं में हिस्सा लगाने ये मैडम भी आने लगी। अब तो ऐसे अधिकार जताती जैसे सारा खाना इन्हीं के लिए रखा हो। इनका पेट भरने के बाद ही कोई उसमें से ग्रहण कर सकता था। गौरैया गिलहरी इनका पेट भर जाने तक वहीं बैठकर इंतजार करती। कोई पास आया नहीं कि चोंच रूपी हथियार चल जाता। निडर हो ऐसे खाती जैसे पिंजरे का तोता। सुशीला जी की नजदीकी भी अब उसे विचलित न करती, लेकिन सुशीला जी की वो उसकी दबंगई जरूर विचलित करती। उन्हें उस पर गुस्सा भी आता और हंसी भी। वो उसे प्यार से तोतू बुलाती। इस संबोधन पर वो भी ऐसे देखती जैसे जन्म से इस नाम से परिचित हो। उनका ये प्रेम स्नेह परिवार के किसी और सदस्य के साथ नहीं, केवल सुशीला जी के साथ था। एक दिन उन्हें खाना रखने में कुछ देर हो गई। तोतू आकर आवाज लगा रही थी। आवाज सुन वो पराठे को टुकड़ों में विभक्त कर अभी डालने ही जा रही थी कि तोतू ने उनके हाथ से ही एक टुकड़ा ले लिया और वहीं बैठकर खाने लगी। सुशीला जी अचंभित से उसे देखने लगी। अब तो ये रोज का क्रम सा बन गया। वो आकर रेलिंग पर बैठती, वो उसे अपने हाथों से एक टुकड़ा पकड़ाती, वहीं बैठकर खाती या कभी सामने के अशोक के पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर प्रकृति के सानिध्य में अपना भोजन ग्रहण करती। अब गिलहरी और गौरैया को भी अपने भोजन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। सुशीला जी को वो अब अपने घर का सदस्य ही लगती, तो नियति ने भी उसे उनका घर का सदस्य बनाने में पूर्ण सहयोग प्रदान किया। एक दिन जैसे ही वो अपना भोजन चोंच में लेकर उड़ी, भोजन के लालच में एक चील ने उसे पंजा मार दिया और वो घायल होकर घर के दरवाजे पर आ गिरी। उस वक्त वहीं उनकी बेटियां स्कूल जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थीं। तोतू को इस हालत में देखकर घबरा गई। अभी वो कुछ समझ पाती तब तक चील ने फिर आक्रमण किया। इस बार तो वो तोतू को ही अपना निवाला बना लेना चाहती थी, लेकिन तोतू ने बच्चियों के पैर के निकट छुपकर अपनी जान की रक्षा की। बड़ी बेटी दौड़कर ऊपर गई और माँ को बुला लाई। माँ ने देखते ही उसे हथेली में उठा लिया और अंदर ले गई। स्कूल की बस आ गई और बेटियां स्कूल चली गईं। सुशीला जी ने टब में पानी भरा, डिटॉल डाला और तोतू को डाल दिया उसमें। चोट पर डिटॉल लगने की जलन से वो छटपटा उठी। सुशीला जी ने उसके घावों को साफ करने की कोशिश की तो वो चोंच से प्रहार करने लगी।
उसने कस कर उनके हाथ में अपनी चोंच गड़ा दी। जख्मी हाथों ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक तौलिया लेकर उसके चेहरे को ढक दिया और फिर उसके पंखों को साफ कर हल्के हाथों से थपथपाते हुए उन्हें सुखाकर जख्मों पर मरहम लगाया। इस पूरे क्रियाकलाप में उनके पति ने उन्हें सहयोग प्रदान किया, क्योंकि प्रेम तो सभी को तोतू से हो गया था। कमरे में कोने की टेबल पर तौलिया बिछाकर उस पर उसे धीरे से बैठाया गया। वहीं एक कटोरी में पानी और एक में कुछ हरे चने के दाने और कुछ मूंगफली के दाने रख दिए गए, परंतु उसने खाया कुछ भी नहीं। दिन भर आंख बंद किए बैठी रही। सुशीला जी थोड़ी थोड़ी देर बाद जाकर उसे देख लेती। कुछ देर बाद उन्होंने पराठे के छोटे छोटे टुकड़े करके उसके सामने इस उम्मीद में रख दिए कि ये तो उसे पसंद है, शायद यही खा ले, परंतु उसने खाने को मुंह न लगाया। 3 बजे तक बच्चे भी घर आ गए थे। सभी जाकर बारी बारी से देखा थे कि उसकी सांस तो चल रही है। उसके खाना न खाने से सब भी चिंतित थे। पूरे घर में सन्नाटा पसरा था। कोई भी जोर से नहीं बोल रहा था, जैसे घर में कोई बच्चा सो रहा हो और उसकी नींद न टूट जाए। आज बच्चे भी बड़े हो गए थे। पूरी जिम्मेदारी से तोतू का ख्याल रखा जा रहा था। शाम तक उसने आंख खोलकर गर्दन घुमाकर इधर उधर देखना शुरू किया तो सब ने राहत की सांस ली। अब प्रश्न उसकी सुरक्षा का था। कहीं वो बिल्ली का भोजन न बन जाए। रात को ऑफिस से आते वक्त सुशीला जी के पति एक पिंजरा भी लेते आए। तोतू को अपना घर मिल गया। दूसरे दिन सुबह उसने पिंजरे में ही अपना भोजन किया। सुशीला जी ने छत पर ही कपड़े फैलाने की रस्सी पर उसका पिंजरा टांग दिया और रोज की तरह दाने डालने लगीं। पक्षियों का झुंड आकाश से उतरकर दाना चुगने लगा। उन्हें देख तोतू जरा भी विचलित न हुई। उसने पिंजरे से निकलने का प्रयास भी नहीं किया। वो शायद खुद को उसमें सुरक्षित महसूस कर रही थी, या समझ चुकी थी कि अभी उसके पंखों में इतनी ताकत नहीं कि वो उड़ सके। उसके पंख काफी टूट चुके थे। बच्चों के स्कूल जाने के बाद कल की ही तरह सुशीला जी ने आज भी उसे डिटॉल के पानी से नहलाया, फिर उसके पंखों को उठाकर उसके शरीर पर मलहम लगाई, पिंजरे में खाना रखा और उसे पिंजरे में डाल दिया। अब ये उनकी दिनचर्या का अंग हो गया था। अब एक और बच्चे की जिम्मेदारी उन्होंने संभाल ली थी। सुबह शाम पिंजरे में कैद खुले आकाश के नीचे आराम से बैठी रहती तो तू। दोपहर बाद जब बच्चे आ जाते, आते ही उसे पिंजरे से मुक्त कर देते। वो पूरे कमरे में घूमा करती, कभी उड़ने की चेष्टा न करती। उसके पुराने कमजोर पंख झड़ने लगे थे। घाव अब धीरे धीरे भरने लगे थे। वो बच्चों संग खेला करती, कभी उनके हाथ पर, कभी कंधे पर जा बैठती, कभी अपनी चोंच से किताब के पन्ने पलटने का असफल प्रयास करती। धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे। अब उसके नए पंख आने लगे थे। अब सुबह दाना चुगने आए पक्षियों को देख वो पिंजरे में इधर उधर दौड़ने लगती। ये देख एक दिन सुशीला जी ने छत पर ही उसका पिंजरा खोल दिया। पिंजरे से निकल वह उन्मुक्त आकाश में उड़ जाना चाहती थी। उसने कोशिश भी की, पर 2 गज भी न उड़ सकी और नीचे आ गिरी। वो फिर पिंजरे में कैद हो गई। इस बीच एक और अजीब घटना घटित हुई। शाम को जब तोतू का पिंजरा बाहर छत पर रखा जाता तो एक नर तोता अपनी चोंच में कुछ फल के टुकड़े लिए आता और पिंजरे के ऊपर बैठकर उसकी सलाखों के बीच से उसे खिलाता। तोते में नर और मादा की पहचान करना बहुत आसान होता है। नर के कंठ में एक लकीर होती है जो मादा तोते में नहीं होती।
शायद ये उसका प्रेमी हो। पक्षियों में ऐसा प्रेम केवल गीतों में ही सुना था। वो कभी गूलर, कभी अमरूद, कभी कच्चा आम, कभी गेहूं की बालियां अपनी चोंच में लिए आता और तोतू को खिलाता। पिंजरे के अंदर से उसे खिलाने में अथक प्रयास करना पड़ता। ये देख सुशीला जी ने शाम को उसका पिंजरा खोल उसे बाहर निकलने की अनुमति तो दे दी, लेकिन उसकी सुरक्षा का दायित्व बढ़ गया, क्योंकि वो स्वयं अपनी सुरक्षा करने में असमर्थ थी। अब सब काम छोड़ सुशीला जी आधा घंटा उसकी निगरानी में लगी रहती। फिर पिंजरे में डाल उसका दरवाजा रस्सी से बांध उसे अंधेरा होने तक वहीं छोड़ देती। पिंजरे का दरवाजा अगर रस्सी से न बांधा जाए तो वो एक बार में अपनी चोंच से खोल लेती, इसलिए ये जुगत लगानी पड़ती। करीब 2 साल का समय बीत गया तोतू को फिर से पहले की तरह सुंदर और जवान होने में। ऐसा नहीं था कि इससे पहले उसके पंख न आए हों, पर हर बार कुछ दिनों में झड़ जाते। जब भी उसके पंख आते सुशीला जी उसे उड़ा देना चाहती। वो उसे आकाश में उड़ता हुआ देखना चाहती थी, लेकिन तोतू ने तो जैसे हार ही मान ली थी। उसे खुद पर विश्वास ही नहीं रहा था। वो उड़ने का प्रयास ही न करती और पिंजरे में बंद पंख फिर झड़ जाते। उसका साथी प्रेमी तोता रोज उसे उड़ने के लिए प्रेरित करता। वो थोड़ा सा उड़ता फिर लौट कर आता। ऐसा बार बार करता जैसे उसे उड़ना सिखा रहा हो। दोनों घंटों अपनी भाषा में बात करते, लेकिन तोतू उड़ने का प्रयास ना करती। इधर 4-5 दिनों से तोतू का साथी नहीं आया। उसे न पाकर तोतू पिंजरा खुला होने पर बाहर निकलती और फिर खुद ही जाकर उदास होकर अंदर बैठ जाती। ये क्रम करीब हफ्ते भर चला। एक शाम तोतू पिंजरे में उदास बैठी थी। पिंजरे का दरवाजा खुला था। उसी समय आकाश में एक तोता जोर जोर से आवाज करता मंडरा रहा था। तोतू पिंजरे से बाहर निकली। उसने पंखों को पूरी ताकत से फैलाया और दूर आकाश में उस तोते के संग उड़ गई। शायद आज वो समझ चुकी थी कि उसे अपने प्रेमी का साथ पाने के लिए हिम्मत करनी ही होगी। आज उसने मन पर जीत हासिल कर ली थी। ये देख सुशीला जी की आंखें खुशी से नम हो गईं। उनकी मेहनत सफल हो गई। उन्हें कबीर दास जी का दोहा याद आ गया, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? वास्तव में ये एक कहानी नहीं है, ये हमारे जीवन के कुछ पल हैं जिन्हें मैंने कहानी के रूप में प्रस्तुत किया है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।